नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टॉप न्यूज और हम इस समय मौजूद हैं घोसी में और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर मनोज यादव जी। और आइए हम बात करते हैं उनसे और जानते हैं इस समय जो बात कर लें, प्रदेश में बात कर लें, देश में बात कर लें, बहुत ऐसी चर्चा है जो बाजार बहुत गर्म है। बहुत ऐसी चीजें जैसे कश्मीर फाइल को लेके हैं। कल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के घर पे भी जो अटैक हुआ उस पे हम बातें करेंगे। तो तमाम मुद्दे हैं। पेपर लीक हो गया, अभी कल भी एक खबर, बहुत बड़ी खबर है कि इंटर का पेपर लीक हो गया, 25 जिलों की परीक्षा रद्द कर दी गई। तो ये तमाम मुद्दे हैं और हमें लगा कि इस पर बात करना चाहिए, तो हमसे आज मुलाकात हो गई। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के हैं डॉक्टर मनोज यादव जी। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले तो सर, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान पत्रकार महोदय, आपने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, मुद्दे तो बहुत है इस समय अगर देखे जाए तो। जब से यूपी चुनाव खत्म हुआ है, सबसे पहले तो यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी तमाम दावे करने के बाद भी, तमाम योजना बनाने के बाद भी, तमाम दावे करने के बाद भी समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। रीजन क्या रहा? समाजवादी पार्टी चुनाव हारी नहीं, समाजवादी पार्टी को चुनाव हरवाया गया है। लोकतंत्र का अपहरण किया गया है। समाजवादी पार्टी बैलेट पेपर में प्रथम स्थान, 51% प्लस वोट परसेंटेज रेशियो आया है। बावजूद ईवीएम में हमें हारा हुआ दिखाया जा रहा है, जबकि ईवीएम सड़कों पे लेकर के बीजेपी के लोग और सरकारी तंत्र के लोग सारे नियम और कानून को ताक पे रख करके घूमते नजर आए, जिसमें कई सारे दबाव में आकर के इतने बड़े स्तर पे अनियमितताएं का बिना सरकारी संरक्षण का संभव नहीं था। बनारस में डीएम, कमिश्नर लेवल के अधिकारियों पे काम हुआ है, कार्यवाही हुई। एसडीएम लेवल के अफसर, ये टॉप के अधिकारी होते हैं जनपदों के, इन्हीं लोगों के नीचे जनपद संचालित होता है। और इसके बावजूद जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन मौन बना रहा, इलेक्शन कमीशन को बार बार कहा गया, लिख के दिया गया। हमारे आदरणीय नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी के निर्देश पे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी गए, पार्टी के कई शीर्ष नेतृत्व के लीडर गए और जाकर के कहते रहे। बावजूद इसके जो चुनाव आयोग की जो भूमिका रही है वो संदिग्ध रही है। खास करके 14 के बाद जिस तरीके के कार्यकलाप चुनाव आयोग के रहे हैं, उसमें पूरे देश में चुनाव आयोग को लेकर के, उसकी विश्वसनीयता को लेकर, उसके तौर तरीकों को लेकर के चुनाव आयोग के ही गाइडलाइन है कि चाहे वोटेड मशीन हो चाहे रिजर्व मशीन हो, वोटिंग सेंटर से, बूथ से जब जाती हैं तो एक बार जाके स्ट्रांग रूम में जमा हो जाती हैं। उसके कायदे निर्धारित हैं। उन कायदों को ताक पे रख करके जिस तरीके से इस सरकार के संरक्षण में और प्रशासन ने मनमानीपन किया है, लोकतंत्र का चीरहरण किया है, वो पूरा देश, पूरा प्रदेश देख रहा है। और इस लोकतंत्र में जो स्थापित है, जो अर्जित लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के खिलाफ इसी लोग के मतों का जिस तरीके से अपहरण किया गया है इस चुनाव में, ये पूरे देश ने देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है। अभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं, जो काम प्रशासन का था, लोक मत का सुरक्षा करना, वो समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया। अब उनके खिलाफ एफआईआर करवा रही है ये सरकार, जो काम सरकार का है, जो प्रशासन का है। लेकिन शासन के इशारे पे प्रशासन ने तो लोकतंत्र का धज्जियां उड़ा दिया है। अब बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस तरीके की बातें की जा रही हैं कार्यकर्ताओं के, अभी मैं वीडियो में देख रहा था, फिर हम लोगों ने सक्रिय भूमिका, हमारे एक संगठन है भारतीय जनवादी संघ के लोगों से हमने कहा, वो एफआईआर करवाए। पूर्व मुख्यमंत्री को लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ये कहाँ? तो देखिए, राजनीति में देखा जाए अभद्र भाषा तो बहुत कुछ यहाँ तो कोई अछूता नहीं है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें ऐसे लोग ना हो जो कि भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं। और मुझे तो लगता है कि राजनीति में तो 80% तो ऐसे ही लोग हैं जो जिनका चरित्र ऐसा ही रहा है, दागी रहा है, बिल्कुल 302, 307, 309 गुंडागर्दी, गैंगस्टर, बलात्कार, रेप, हत्याकांड जैसे धाराओं में ये लिप्त हैं। तो उनसे कैसे उम्मीद लगाया जाए कि वो बढ़िया भाषा यूज करेंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता का उदाहरण दे दीजिए आप। मैं बीजेपी के एक कार्यकर्ताओं का, कल ही आप देख लिया, आपने देखा होगा जो दिल्ली में हुआ है। ये क्या लोकतंत्र की, स्वस्थ लोकतंत्र की ये मर्यादा होती है? बिल्कुल नहीं। दिल्ली से आते हैं, बिल्कुल हम इस पर बात करेंगे। जिस तरह से कल की तस्वीर आई सामने कि कुछ लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर जिस तरह की तोड़फोड़ की तस्वीरें आई हैं, ये कितना सही है?
बिल्कुल अस्वीकार्य है। लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में लोकतंत्र का अपहरण करने का पूरा प्रयास है बीजेपी के द्वारा। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और चुने हुए मुख्यमंत्री के घर पे जाकर के इस तरीके से ये घोर आतंक फैलाने की कोशिश है, गुंडागर्दी करने की कोशिश है। जिस तरीके के फुटेज हमारे पास भी आई, हम लोगों ने भी देखा है, निंदनीय है। और इस पे सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, मेरे समझ से परे है। कार्रवाई भी हो तो जेरो FIR हुई। उस वीडियो में सारे लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो फिर उनके नामजद FIR क्यों नहीं हुआ? अब तक वो गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस आती है, दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आती है। तो गृह मंत्री जी आखिर कर क्या रहे हैं, क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री के घर पे गोली चलवाना चाहते हैं, पत्थर चलवाना चाहते हैं, उनका गेट तोड़वाना चाहते हैं। मैं वीडियो में देख रहा हूं बीजेपी के कार्यकर्ता गेट के ऊपर चढ़ गए। क्या ये किसी मुख्यमंत्री के मर्यादा के अनुकूल है? जहां प्रधानमंत्री जी किसानों के एक प्रोटेस्ट को लेकर के कह रहे थे कि जाकर के बता देना कि हम जिंदा बच के आ गए, अपने मुख्यमंत्री को बताने के, उसी पार्टी के कार्यकर्ता एक चुने हुए मुख्यमंत्री के घर पे चढ़ जाते हैं। ये तो लोकतंत्र की तस्वीर नहीं है, बिल्कुल लोकतंत्र के अपहरण करने का प्रयास है ये। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात कर लें और कल इंटर का पेपर लीक हो गया है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली रही है और पिछला 5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है, उसका आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। JEE का पेपर, PCS का पेपर, कांस्टेबल वाला पेपर, सब इंस्पेक्टर वाला पेपर, UPTT का पेपर और अब हमारे 12वीं के छात्रों का पेपर। इस सरकार के कार्यकाल के दौरान कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव रही हो चाहे रेगुलरी रही हो। ये तो क्वालिफाई एकेडमिक पेपर है, और इससे पहले कॉम्पिटिटिव, चाहे एकेडमिक्स की बात कर लें और चाहे आप कंपटीशन पेपर की बात करें, सारे पेपर लीक होते आए हैं। और मीडिया के द्वारा, अब मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, कुछ एक मीडिया आप जैसे साथी हैं जो हमारे विपक्ष की बातों को, जो मीडिया की भूमिका है वो निभाते हैं। कार्रवाई की मीडिया के ऊपर तस्वीर दिखा दी जाती कि अरेस्ट हो गए। अगर अरेस्ट हो गए तो फिर ये दोबारा कैसे हुआ, इसकी जवाबदेही क्यों नहीं तय होती है? पिछली बार TET का पेपर हुआ लीक, उस पे कितने अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई? अगर कार्रवाई हुई तो दोबारा इस बार 12वीं के बच्चों का पेपर लीक कैसे हुआ? JEE का पेपर कैसे लीक हुआ? उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 पेपरों का मैं आपको अभी एग्जांपल दे दे रहा हूं। सब इंस्पेक्टर वाला हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस वाला हुआ। अगर एक पेपर पहले लीक हुआ और उस पर कार्रवाई हुई, उसकी जवाबदेही तय की गई, तो फिर दूसरा पेपर उसी विभाग का कैसे लीक हो गया? इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। मीडिया एक अपना बना देता है और उसके बाद उसको मीडिया कवर करती है। देश का भविष्य, शिक्षार्थी जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, हमारे देश के भविष्य होते हैं, और उनके भविष्य के साथ इस तरीके का खिलवाड़, और बावजूद इसके, देखिए अभी 30% GST बढ़ा दिया गया शैक्षिक वस्तुओं के ऊपर, किताब के ऊपर, कलम के ऊपर, और उसके बाद पेपर का लीक हो जाना। कितने परिवार हैं जो इतना बहन कर सकते हैं? बेरोजगारी चरम पर है, व्यापार चल नहीं रहा है, बावजूद इसके इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं की जिम्मेदारी किसके पास है? बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे दोबारा एग्जामिनेशन का फॉर्म नहीं भर सकते, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो खेत खलिहान घर बेच करके और जाकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। वो एग्जाम की पेपर लीक हो गया, उनकी मेहनत बर्बाद हुई। मेहनत के साथ साथ उनका जो आर्थिक नुकसान हुआ, उसकी जवाबदेही किसके पास है? मुख्यमंत्री इस बात क्या लगता है कि जिस तरह से पेपर लीक हो जाना चाहे किसी भी सरकार के लिए सही संकेत नहीं है, क्योंकि जो अच्छा संकेत भी नहीं है, और किस तरह की फिर व्यवस्था है? हमें तो लगता है कि अफसरशाही है, वो नेताओं का संरक्षण मिला हुआ है, नेता उनको बचा ले जाते हैं, फिर 1 2 3 4 5 करके पेपर वो लीक करा के और फिर वो मौज में भी रहते हैं। देखिए, ये पेपर लीक अनायास नहीं है, ये सायास है, और एक पूरी रणनीति का हिस्सा है। और जो भी ये व्यक्ति है, जो भी संस्थान है,
वो सरकार के संरक्षण में काम कर रही है। नहीं तो एक बार पेपर लीक होता, 2 बार, 10-10 पेपर, 8-8 पेपर एक साथ लीक होना ये कोई आसान बात नहीं है। 8 और 10 पेपर लीक हो गए, बावजूद इसके अगला पेपर फिर लीक हो जाता है। इसका स्पष्ट संदेश है कि ये संस्थाएं जिस तरीके से काम करती हैं उस तरीके से नहीं कर पा रही हैं। इनके ऊपर किसी न किसी का दबाव है, और वो कौन सा दबाव है? तो बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण है, बस। जाहिर सी बात है, सत्ता का संरक्षण है। नहीं तो इनको जेल में भर के भी तो जेल में भरो ना, बड़े बड़े अफसरों पे एक बार कार्रवाई करो। पिछला जब पेट का 25 लाख बच्चों को अधर में डाला गया सेंटर पे जाने के बाद, ये बहुत बड़ा तमाचा है। एक बात बताइए, डीजल और पेट्रोल की महंगाई बढ़ गई है, लोगों का सेंटर घर से 100 किलोमीटर है, कितने परिवार हैं जो ये अफोर्ड कर सकते हैं? सरकार को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है। वो भी उस स्थिति में जहां पे कि लोगों को नमक तक बांटना पड़ रहा है, जीवन चावल और नमक बांटना पड़ रहा है, वहां पे 105 रुपए का 102 रुपए का वो पेट्रोल डाल के जा रहा होगा। स्थितियां इसका मतलब ठीक नहीं है उस परिवार की। बिल्कुल ठीक बात है, सरकारी तंत्र को ध्वस्त कर दिया गया है। एक विचारधारा और एक पार्टी को सरकारी तंत्र के ऊपर स्थापित कर दिया गया, तभी बार बार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। अगर कार्यवाही हो रही है तो फिर पेपर लीक कैसे हो रहे हैं? मुख्यमंत्री जी, चाहे जो भी शिक्षा मंत्री जी हैं इस टाइम नई सरकार का जो गठन में जिनको भी जिम्मेदारी मिली है, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? और ऊपर से बलिया में मैंने, चूंकि हमारा पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है, अभी मैंने पता किया है, मेरे पास टेलीफोन भी आया था कि जिस पत्रकार ने इस खबर को दिखाया है उसे ही जेल में डाल दिया। ये तो मजाक बना दिया पत्रकारिता का। मैं जानता हूं कि कुछ पत्रकार हैं जो सरकारी बने बैठे हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रीय पत्रकार हैं जो वैकल्पिक पत्रकार हैं, वो अभी भी अपना काम, अपने पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं। आप उनको भी मौन करने की तैयारी में हो। पत्रकार को आपको बुला के शाबाशी देना चाहिए था कि आपने अच्छा काम किया, आपने अपना काम अच्छा किया। आप चूंकि अपना काम अच्छा नहीं किए, इसलिए उस पत्रकार के ऊपर एफआईआर। कार्रवाई तो डीएम पे होनी चाहिए थी, कार्रवाई डीवाईएस पे होनी चाहिए थी, शिक्षा विभाग के माफियाओं पे होनी चाहिए थी। डीवाईओएस को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, हो गया वो तो हो गया। वहां के बीएसए को तुरंत टर्मिनेट करना चाहिए कि बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। क्या आप बलिया के डीएम की कोई कार्रवाई हुई? क्या बलिया के बीएसए के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? आप एक आदमी को पकड़े, अगला पेपर फिर लीक हो जाएगा। इस पूरे ही सिंड्रोम को आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? पूरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है नकलचियों का, आप सिर्फ आरोप लगाते हैं, आरोप लगा करके कार्रवाई नहीं होती। सरकार चलाना और आरोप लगाना ये दोनों अलग चीज है। सरकार में बैठे हुए लोग कहते हैं कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जो भी बुराइयां हैं उसको दिखाया जाएगा, और एक पत्रकार बलिया में वो बुराइयों को दिखाता है कि किस तरह वहां के सिस्टम के लोगों ने किस तरह से घुसखोरी और करप्शन का इस लेवल को पार करके परीक्षा पेपर को लीक करा दिया। और जब वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उस चीज को दिखाना चाहता है तो वहां के अफसर लोग उसको जेल भेज देते हैं। तो फिर ये लोकतंत्र क्या इतना मजबूत कैसे होगा? देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ आलोचना बहुत जरूरी है। बिना स्वस्थ आलोचना के स्वस्थ लोकतंत्र का होना संभव नहीं है। आप अपने विरोधियों के घर पे अपने 2 कौड़ी के लोगों को भेजोगे अटैक करने, और जो स्वस्थ लोकतंत्र में जो सरकार की नाकामियां हैं उसको दिखाएगा, उसको जेल में डालोगे, तो फिर इस तरीके से लोकतंत्र का सर्वाइव करना बड़ा कठिन हो जाएगा। और देखिए, सरकारें आती जाती रहती हैं, चुनाव बहुत सारे जीते और हारे गए देश आज़ाद होने के बाद, और बहुत सारी सरकारें आई और गई। लोकतंत्र हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और वो इसलिए है कि जो हमारा अर्जित लोकतंत्र है उसकी एक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था को हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश के अधिकारियों ने बनाए रखा। लेकिन आप जब उसको ही गुलाम करने पे तुल जाएंगे तो फिर गलत मैसेज जाता है। इसका संदेश बिल्कुल साफ है कि आपके अधिकारी, आपके मंत्री, और चूंकि इन सबके ऊपर आप हैं, तो चूंकि आप खुद प्रभावी कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आए दिन इस तरीके की घटनाएं होते रही हैं। और इससे सीधा मैसेज उत्तर प्रदेश के जो एक सृजनशील राज्य का एक तमगा प्राप्त था, उस पे भी एक आघात हो रहा है। लोकतंत्र ही नहीं, ये प्रदेश की एक जो छवि है उसको भी खराब की जा रही है, और इसमें सिर्फ सत्ता है। बात कर ले बुलडोजर। कुछ दिनों से, पिछले चुनाव से, उत्तर प्रदेश के 2022 चुनाव से एकदम एक नया चीज निकल के आया, ट्रेंड में आया है कि बुलडोजर पापा, बुलडोजर पापा। और जिस तरह से बुलडोजर रोज चल रहा है, इन अफसरों को, बड़े बड़े अधिकारियों को काहे नहीं डर लगता इस बुलडोजर से? क्या लगता है ये अफसर
और जो ये बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये उस बुलडोजर से क्यों नहीं डरते आखिरकार? ये बुलडोजर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस सरकार के खिलाफ है, चाहे विपक्ष के लोग हों और चाहे जो भी हो। अभी मैंने देखा समाजवादी पार्टी के जो एक प्रत्याशी हैं हमारे डॉक्टर मनोज कुमार यादव जौनपुर के, उनके घर के बाहर बुलडोजर लगा दिया गया और सिर्फ इसलिए लगाया गया कि वो अपना पर्चा वापस नहीं ले रहे थे। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं, ये बुलडोजर सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए, लेकिन विपक्ष इतना कमजोर नहीं है। बुलडोजर और इस सरकार के आंख में आंख डाल करके बात करने की स्थिति में है और बात कर रहा है। अगर इन लोगों को लग रहा है कि इनके बुलडोजर के डर से समाजवादी लोग पीछे हट जाएंगे, तो इनको शायद पता नहीं है ये आदरणीय मुलायम सिंह यादव, आदरणीय लोहिया जी, आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी की परंपरा के लोग हैं। और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे इस समय का एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है देश में। कश्मीर फाइल एक मूवी बनाई गई है और उसको लेकर बीजेपी एकदम प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि इस चीज को देखिए, एक बार इस तस्वीर को देखिए जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। तो इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, दो चीजें हमको समझना पड़ेगा। लोकतंत्र में और लोकतंत्र की व्यवस्था में आपको ये समझना पड़ेगा कि कश्मीरी फाइल और कश्मीरी फाइल की जरूरत क्यों पड़ी, प्रधानमंत्री जी इसका क्यों प्रचार कर रहे हैं। जब ये दुखद घटना हुई, उस दौरान सरकार में भारतीय जनता पार्टी के 85 सांसदों के समर्थन से चल रही थी। इन्होंने सरकार में साथ बनाए रखा, उस दौरान इनके स्वास्थ्य पर कोई फर्क नहीं पड़ा, पहली बात। पूरे दौरान बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि अब 2024 के सरकार चुनाव है लोकसभा का और सरकार के दिन अब कठिन नजर आ रहे हैं। आपसे दो तीन मेरे पास और एग्जाम्पलरी हैं। वो 200 एकड़ जमीन चाहिए वहाँ पुनर्स्थापना के लिए, वहाँ के जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं। सरकार ने 3000 एकड़ जमीन वहाँ इंडस्ट्रियलिस्टों को दिया है। सरकार के पास 200 एकड़ वहाँ के ब्राह्मणों के लिए नहीं है। जो वहाँ के पंडित हैं, जो आज विस्थापित हैं, उनके पास नहीं है। बावजूद इसके इस तरीके की जो स्थितियां पैदा की जा रही हैं, इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलना है। और इसलिए बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के लोग, आप एक बात बताइए, हमारे यहाँ पुलवामा अटैक हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, इन पे कोई फाइल क्यों नहीं बनी? हमारे जो जवान शहीद हो गए, जिनको घोषणाएं हुई जो सुविधाएं देने के लिए, वो नहीं मिली, उस पर कोई फाइल क्यों नहीं बनी? स्पष्ट है संदेश इनका, ये राजनीतिक लाभ के लिए कुछ भी करेंगे। उस तरह सरकार बीजेपी की मदद से चल रही थी, बीजेपी के 85 सांसद थे, इन्होंने वापस नहीं लिया, इनके समर्थन से सरकार चलती रही। उस दौरान अगर ये विरोध करते तो ये होता ही नहीं। इसलिए अब चूंकि 24 में कोई इनसे इनकी उपलब्धि न पूछे, उनके द्वारा किए गए कार्य न पूछे, जिसकी वजह से ये सारी चीजें सामने रख रहे हैं। कश्मीरी फाइल को लेकर के ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिया हुआ था बयान, और उस बयान को लेकर के बीजेपी के लोग उनके घर पे चढ़ गए। इतना बीजेपी को इंटरेस्ट क्यों है? सरकार का काम फिल्म बनाना है क्या? सरकार का काम है लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम करना, लोगों की शिक्षा के लिए काम करना, बेहतर शिक्षा कैसे उसके लिए काम करना, सरकारी नौकरी कैसे मिले, स्किल हमारे लोग कैसे आए, तकनीकी शिक्षा कैसे मिले, विश्वविद्यालय कैसे अच्छे हों, हमारे देश की सड़कें कैसी अच्छी हों, विश्व स्तरीय संस्थाएं कैसे बने, हमारे देश का लोकतंत्र कैसे मजबूत हो। ये सरकार का काम है। सरकार का काम और प्रधानमंत्री का काम ये नहीं है कि एक फिल्म आई, चूंकि वो उनके एजेंडे की है, इसलिए पूरी पार्टी, पूरी सरकार, कई राज्यों की सरकारें उस फिल्म को प्रमोट करने में लगे। टैक्स फ्री करो, टैक्स फ्री करो, टैक्स फ्री करो। क्यों करना है भाई? आप एक सरकार हैं, एक चुने हुए सरकार हैं, लोगों द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए लोग हैं। बावजूद इसको एक फिल्म के लेके पीछे क्यों पड़े हैं? क्या जरूरत आन पड़ी इसकी? 24 का इलेक्शन सामने है, इसके लिए सब कुछ हो रहा है। नहीं तो बीजेपी के लोग इतना परेशानी नहीं होते। देश की किसी समस्या को लेकर के आप देख लीजिए, डॉक्टर काफिल के ऊपर FIR हुआ,
हमारी पार्टी के हाँ, उस पे हम जरूर बात करेंगे। डॉक्टर कफील पे एफआईआर कर दिया गया, और बस इसलिए एफआईआर कर दिया गया कि वो एम्बुलेंस में इलाज कर रहे थे पेशेंट का। जबकि आपको मैं बता दूं कि मऊ में ही ऐसे हॉस्पिटल हैं, बहुत ऐसे सरकारी हॉस्पिटल हैं जहाँ पे सर्वे करने पे पता चलता है कि डॉक्टर 10 बजे आते हैं और 12 बजे भाग जाते हैं, जबकि मोटी मोटी पगार लेते हैं, और उनपे ये सरकार के लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और डॉक्टर कफील पे मुकदमा इसलिए लिख दिया जाता है कि वो एम्बुलेंस में इलाज कर रहे थे। डॉक्टर कफिल वेल एजुकेटेड डॉक्टर, वेल ट्रेन डॉक्टर हैं वो, और उन्होंने, हर डॉक्टर का एक शपथ होता है, उस शपथ को निभाया है। वो पहले डॉक्टर हैं, बाद में नेता हैं। उनके मैं कई सारे भाषणों को सुना हूँ, वो कह रहे थे कि मैं पहले डॉक्टर हूँ, उसके बाद कार्यकर्ता और नेता हूँ। एक डॉक्टर होने का फर्ज उन्होंने निभाया है। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि जिस महिला का, उन्होंने, कोई मिश्रा जी थे, उनकी माता जी का इलाज किया, जो बाद में रिफर हुई, वो बचा नहीं सके, उस बात का उनको दुख है। बावजूद इसके जिसको इलाज करना चाहिए वो मौके पे नहीं मिला, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। एक विपक्ष के राजनीतिक दल के एमएलसी के प्रत्याशी हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, वो अपना प्रचार प्रसार छोड़ करके एक मरीज, एक डॉक्टर होने का फर्ज निभा रहे हैं, एक मरीज का इलाज कर रहे हैं, उस पे सरकार एफआईआर करवा रही है। मतलब साफ है, उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री जी रोग मुक्त बनाने के बजाय रोग युक्त करने में लगे हुए हैं। नहीं तो डॉक्टर कफील को बुला करके पीठ थपथपाते हैं। देखिए, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष के सहयोग से ही चीजें चलती हैं। विपक्ष के लोग भी अगर अच्छा करें, आपको याद होगा, मैं कहीं पढ़ रहा था, कांग्रेस की सरकार थी और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश भेजा गया, अमेरिका, और सिर्फ इसलिए भेजा गया कि कोई उनके शरीर में कोई ऐसी समस्या थी जिसका इलाज अमेरिका ही हो सकता था। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को उन्होंने बुलाया, बोला कि एक डेलीगेशन जा रहा है और सरकारी खर्चे पे चूंकि आप इस डेलीगेशन के हेड हो जाएंगे, चले जाएंगे। ये देश के हमारे लोकतंत्र में हुआ है, इसी देश के लोकतंत्र, अर्जित लोकतंत्र में हुआ है। लेकिन इस अर्जित लोकतंत्र के तौर तरीके, परंपराओं से इस सरकार का कोई मतलब नहीं है। ये सरकार का मतलब सिर्फ एक है, आप लूट लो लेकिन चुनाव जीतो, सत्ता में आओ फिर लोगों का खून चूसो। हर रोज जब से चुनाव खत्म हुआ है, 10 तारीख के रिजल्ट आने के बाद, हर रोज महंगाई बढ़ रही है, सरकार कोई जवाबदेही नहीं तय करती। और ये उस दौर में हुई है जिसको हम क्रूड ऑयल करते हैं, कच्चा तेल का दाम 5% से भी ज्यादा सस्ता हुआ है, लेकिन हर रोज हमारा ईंधन महंगा हो रहा है। बातें अगर कर ले महंगाई की, जिस तरह से आपने छेड़ा है, तो हम इस पर बात ही कर ही लेते हैं। वो तो कह रहे हैं कि बहुत महंगाई नहीं है। अगर महंगाई बहुत होती और जनता बहुत महंगाई से परेशान होती तो फिर हम सत्ता में वापसी नहीं कर पाते। सत्ता में कैसे वापसी हुई है सबको पता है। ईवीएम के द्वारा लोकतंत्र को लूटा गया है और ईवीएम को बदला गया है। नहीं तो आप बताइए, वोटिंग परसेंटेज रेशियो आप निकाल लीजिए, इस वोटिंग में 51 प्लस समाजवादी पार्टी को बैलेट पेपर में वोट मिला है। अब बावजूद इसके ये क्यों हो रहा है भाई? हम जब बैलेट पेपर में 50%, 51% से ज्यादा हमें वोट मिला और 37%। अब ईवीएम पे बार बार समाजवादी पार्टी वैसे भी बोलती रही है, हर चुनाव में यही बोला जाता है कि ईवीएम ईवीएम ईवीएम। तो फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे समाजवादी पार्टी ने भी तो कई ऐसे जिले हैं, जो 1-2 जिले हैं जहाँ पे बीजेपी का खाता नहीं खोलने दिया, तो ये फिर अगर ईवीएम को हैक ही करना था तो बीजेपी वहां भी तो कर सकती थी। लास्ट 2 चरण में समाजवादी पार्टी जीती है, और जब समाजवादी पार्टी को खबर मिली कि ये ईवीएम को लूटा जा रहा है, तो और देख लीजिए दोनों चरणों में हम जीते हुए हैं, क्लीन स्वीप किए हैं। आजमगढ़ में इनके खाते नहीं खुले, अम्बेडकर नगर में खाते नहीं खुले, इनका गाजीपुर में खाता नहीं खुला। जिस जिले में हम मऊ में बैठे हुए हैं, 4 में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी अलायंस ने जीती। बलिया में देख लीजिए आप, सेकंड चरण का था। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र को मान के चलने वाली पार्टी, नहीं तो क्या हम पहले, हमारे पास कार्यकर्ता नहीं थे, हम पहले चरण से लग जाते। हम तो सरकार के न्यायप्रियता पे भरोसा रहा और सरकार ने लोकतंत्र को लूट लिया। तो क्या लगता है, जिस तरह से बातें चल रही थी यूपी चुनाव में कि 2022 के चुनाव में किसान आंदोलन का बहुत बड़ा अहम भूमिका होगी, कितना असर हुआ चुनाव में किसान आंदोलन का? कितना प्रॉफिट मिला समाजवादी पार्टी को और वो आपकी जयंत चौधरी वाली पार्टी को? आदरणीय जयंत चौधरी साहब की जो पार्टी है और हमारी समाजवादी पार्टी है, हमने मिलकर लड़ा चुनाव, और वोट परसेंटेज रेशियो आप हमारा देख लीजिए, 40% के आसपास है। तो जाहिर सी बात है हम बहुत नीचे नहीं हैं,
इनके लूट तंत्र के बाद भी इनके चुनाव डीएम लड़े, एसपी लड़ा, इनके एडीएम लड़ा, इनका एसडीएम लड़ा, इनका आरओ लड़ा, और हमारे पास सिर्फ कार्यकर्ता और हमारे नेता लड़े। प्रधानमंत्री लड़े, प्रधानमंत्री को क्या जरूरत थी 4 दिन 5 दिन आकर के बनारस में बैठने की। कई राज्यों के मुख्यमंत्री लड़े, और हमारे एक नेता और हमारे सभी कार्यकर्ता, हम सभी लगे रहे अपने नेता के साथ। हम 50-55 सीट से तकरीबन 125 प्लस गए विद अलायंस, और हमारा परसेंटेज रेशियो देख लीजिए कितना व्यापक बढ़ा है। अब बहुत दिन नहीं चलने वाला है ये लूट तंत्र। और दावे तो समाजवादी पार्टी सरकार बनाने की कर रही थी, तो सिपड़ा साहब कर रहे थे, तो कह रहे थे हम पश्चिम से जीतते हुए आ रहे हैं, और यहाँ 5वें चरण तक अनुमान लगा दिया गया था। आपके नेताजी ने अनुमान बता दिया था कि यादव जी ने कि हम चुनाव जीत रहे हैं, ये 2 चरण है वो हमारे बस एसपी प्लस है, जबकि आप लास्ट के 2 ही चरण में चुनाव जीते हैं, उधर तो आप हार रहे थे। चुनाव हम जीते हैं सभी चरणों में। मशीनों का व्यापक स्तर पर बदलाव किया गया है और मशीनें पकड़ी गई हैं। आप वीडियो विजुअल्स हैं उसको देख लीजिए, और चूंकि वीडियो विजुअल्स पकड़ने वाले हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता थे, उनके ऊपर रासुका लगा रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, उनको जेल भेज रहे हैं। ये लोकतंत्र है। आपकी सरकार के लोग, चूंकि केयर टेकर मुख्यमंत्री थे आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी ही थे, उनकी क्या जवाबदेही है? डीएम कह रहा है कि हाँ मशीनों को जो लेके गया है उसमें जो सरकारी नियम कायदे हैं उसका पालन नहीं हुआ है, एक्सेप्ट कर रहा है, बावजूद उसके लिए क्या कार्रवाई हुई? क्यों एफआईआर हो रहे हैं? जाहिर सी बात है इस चुनाव में लोकतंत्र को लूटा गया है, वोट तंत्र को स्थापित नहीं किया गया है, और इसी वजह से हम लोग आज विपक्ष में हैं। नहीं लगता है आपको कि बस देखिए लोकतंत्र में किया गया जो भी चीजें थी, आप कहीं चुनाव हार जाते हैं, कहीं बहुत ऐसी सीटें जिसमें आपने अच्छे वोटों से चुनाव जीता भी है। अगर ऐसी तस्वीर होनी थी तो फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार कैसे बना लिया? अगर इतना ही था तो बीजेपी तो वहां भी है, पूरे केंद्र में है बीजेपी। तो अगर ईवीएम को तोड़ना ही था, ईवीएम को घोटाला करना था, तो फिर पंजाब में भी बना लेते वो। तो फिर कितने पंजाब में वो मशीनें पकड़ी गई आप बता दीजिए? एक जगह भी पकड़ी गई? पंजाब में तो नहीं पकड़ी गई, उत्तराखंड में तो नहीं पकड़ी गई। आप बताइए उत्तर प्रदेश में ही क्यों पकड़ी गई? आप एक घटनाएं बता दीजिए, आप पत्रकार हैं, आपके पास डेटा होगा, चाहे हमको आज के बाद बता दीजिएगा, इस इंटरव्यू के बाद कितने लोग मशीनें पकड़ी गई हैं? पंजाब में भी नहीं पकड़ी गई, उत्तराखंड में भी नहीं, उत्तर प्रदेश में ही मशीनें सड़कों पे क्यों घूम रही थी? सिर्फ उत्तर प्रदेश में। चूंकि उत्तर प्रदेश में ये चुनाव हार रहे थे, इसलिए ये ईवीएम को माध्यम से जीते हैं। बैलेट में देख लीजिए समाजवादी पार्टी कितना परसेंटेज वोट पाई है, और समाजवादी पार्टी जीत रही है उसके हिसाब से, बावजूद इसके चुनाव हरा दिया गया। और 100 वोट से रिकाउंटिंग करवा करके 4-4 बार रिकाउंटिंग करवाए, 6-6 बार रिकाउंटिंग करवाए, रिकाउंटिंग करवा करके जीते हुए प्रत्याशी को हराया गया। ऐसे हमारे 100 से अधिक लोग हैं जिनको बिल्कुल 200, 150, 500, 1000 से कम, 70 से सीटें 70 के आसपास ऐसी सीटें हैं जिसके 500 के आसपास हमने वोटों से, उनसे कम वोटों से हमको चुनाव हराया गया है। रिकाउंटिंग करवाई गई, एक बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 6 बार, जब तक हार न जाए रिकाउंटिंग करवाते रहो। ये लोकतंत्र है। कुर्सी वाले विधानसभा पे देख लीजिए क्या हुआ वहां। तो ये सबके सामने है। और ये मैं घूम रहा हूं प्रदेश में, मैं इसीलिए पूर्वांचल में ही हूं अभी, और हमारा एमएलसी का इलेक्शन है उसमें भी, तो हम देख रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि कहाँ किस तरीके से हुआ। और ये अब बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। जनता उठ खड़ी है, अब इनको जवाब देना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तमाम चर्चा का दौर है, बीच में चाचा भतीजे का फिर पेच फंस गया है। कब तक ये चलता रहेगा? लगा था एक बार कि समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव जुड़ चुके हैं, स्थितियां बदल चुकी है, सब कुछ सही हो चुका है, मगर पिछले 4 दिनों से जो चल रहा है समाजवादी पार्टी के भीतर, क्या लगता है ये फिर चाचा पैतरा बदलेंगे या साथ में ही रहेंगे? आप दिल्ली के चूंकि प्रदेश अध्यक्ष है, समाजवादी पार्टी के बहुत करीब से आप देखते होंगे, ये स्थिति पैदा हो कैसे जाती है? ऐसा कुछ नहीं है। चाचा के बारे में यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश पटेल साहब ने कहा था कि उनका एक दल है, और उस दल जो अलायंस के दल थे, सभी दलों को जब बुलाया जाएगा उसमें आदरणीय शिवराज सिंह यादव जी को बुलाया जाएगा, और उन्होंने बुलाया और मीटिंग हुई। अब उस टाइम चचा जी शायद दिल्ली में थे मेरे ख्याल से, तो जो भी बातें हुई होंगी वो सकारात्मक है। अभी सभी
जो हमारे अलायंस के साथी थे साथ बने हुए हैं, इस तरीके की बातें होती तो अलायंस टूट गया होता। अलायंस तो बना हुआ है और सब एक सृजनशील विपक्ष की भूमिका में है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह की तस्वीरें निकल के आ रही हैं, वो तो कह रहे थे हम भैया 2 दिन तक वेट किए, 2-3 दिन तक वेट किए कि हमें बुलाया जाएगा, हमें बुलाया जाएगा, बट मुझे हमें बुलाया नहीं जा रहा है और कहीं ना कहीं हमारा अपमान हो रहा है। तो इतना बड़ा आरोप वो लगा रहे हैं, इस गैप को कैसे भरेंगे फिर ये आपके अखिलेश यादव? नहीं, इस तरीके का कोई बयान नहीं है, मैंने बयान देखा है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन से वेट करता रहा कि मुझे बुलाया जाएगा और मैंने इसलिए सारे कार्यक्रम को रोक रखा था, बट मुझे बुलाया नहीं जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये कह दिया कि चाचा प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिस दिन जितने भी घटक दल हैं इस अलायंस के, इस गठबंधन के, उस दिन आएंगे और हमारे पास तो कॉपी है जिस दिन सभी अलायंस के साथियों को बुलाया गया था और मीटिंग हुई है, सबकी सकारात्मक भूमिका है और सब सकारात्मक विपक्ष के लिए तैयार हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप विपक्ष में जो विधानसभा अध्यक्ष जी का स्वागत भाषण था, धन्यवाद भाषण था, सुन लीजिए, सब उसमें सम्मानित है, ऐसा कुछ नहीं है। चाचा जी हमारे बड़े हैं, हमारे अभिभावक हैं और अभिभावक की भूमिका में ही रहेंगे। समाजवादी पार्टी तमाम दावे करती रहती है, हमने बहुत काम किया, हमने एक्सप्रेसवे दिए, हमने स्टेडियम दिए, हमने 108 दिए, हमने 102 दिए, 103 दिए, जो भी है, हमने अच्छी सड़कें दी। उधर मायावती भी जब उस सरकार में थी तो उन्होंने भी कहा कि हम बहुत सारी चीजें हैं, यमुना एक्सप्रेसवे से लेकर लखनऊ को सजाने बनाने का, पत्थर लगवाने का, हाथी खड़ा करने का काम किया। बट आपको नहीं लगता कि इतना सब करने के बाद भी बाबा के बुलडोजर तले दब गई समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी? बाबा के बुलडोजर के तले लोकतंत्र दबा है, लोकतंत्र पे बुलडोजर तंत्र भारी पड़ा है और ये बुलडोजर तंत्र लोकतंत्र के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश की बुनियादी सुविधाओं के लिए भारी पड़ रहा है। हर रोज पेपर लीक हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, जो विद्यार्थियों अभ्यर्थियों के साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है, सरकार के द्वारा ये सब किया जा रहा है, सरकार द्वारा ऑफिशियल तरीके से हो रहा है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें सरकारी विफलताओं के वजह से है ये, और कोई कारण इसके पीछे नहीं है। सरकार यहाँ की निष्प्रभावी है, इस वजह से हो रहा है। ये बुलडोजर तंत्र लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है और कभी न कभी तो बाबा भी विपक्ष में जाएंगे। तो बुलडोजर जब उन अपराधियों पे चलता है, जब बुलडोजर उन अपराधियों पे चलता है जिन्होंने जमीनें कब्जा कर ली है, बुलडोजर उन पे चलता है जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर समाजवादी पार्टी को पेट में दर्द काहे होता है? किस बात को लेकर? डॉक्टर मनोज कुमार यादव, MLC प्रत्याशी जौनपुर, कौन सा सरकारी जमीन कब्जा किया? उनके घर के सामने आप बुलडोजर ले जाकर खड़ा कर दिए, उनको घर से आप प्रचार के लिए नहीं निकलने दे रहे हैं। कौन सा तंत्र है ये? इसके अलावा हमारे उत्तर प्रदेश के छात्र सभा के उपाध्यक्ष हैं, उनको आप उठा करके जेल में डाल देते हो। मैंने फोन किया SP को, मेरे पास उसका एविडेंस है कि आपने क्यों, चूंकि उनके पिताजी हिस्ट्री शीटर है, ये रिटर्न में दिया हुआ है ट्विटर के ऊपर मुझे, गाजीपुर पुलिस ने। तो अगर पिताजी हिस्ट्री शीटर है तो उनको उठाओ। हमारे जो पार्टी के उपाध्यक्ष छात्र सभा के, उनको क्यों आप उठा करके अजीत विधायक को आपने बंद कर रखा? फिर बाद में पार्टी सक्रिय हुई, सब लोग गए वहां पूरे जिले के नेता गए, जिला इंक्लूडेड जिलाध्यक्ष, उसके बाद तब छुड़ा करके लेकर के आए। ये लोकतंत्र है, ये बुलडोजर तंत्र है और बुलडोजर तंत्र बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। लोकतंत्र ही चलेगा इस देश के लिए, क्योंकि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, नेहरू, JP लोहिया ने लड़के पसीना बहा के अंग्रेजों से इस लोकतंत्र को अर्जित किया है और इस अर्जित लोकतंत्र के ऊपर बुलडोजर तंत्र इस देश के लोग नहीं चलने देंगे। 5 साल तो चलेगा ही, क्योंकि वो सत्ता में है। अब 5 साल से पहले तो कुछ कर भी नहीं, किया भी नहीं जा सकता। हमारे पुरखों ने कहा है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करेंगी। समय लंबा है, परिणाम सामने आएगा, लेकिन समाजवादी लोग कमर कसे हैं संघर्ष के लिए। बुलडोजर तंत्र बिल्कुल नहीं चलेगा। इलेक्शन कमीशन चाहे भले बिक जाए, आंखें बंद कर ले, सुनने से मना कर दे,
लेकिन इस देश के लोग हैं, और लोक अदालत से बड़ा कोई अदालत नहीं है। हम और भी बातें करेंगे आपसे, और जिस तरह की बातें निकल के आ रही हैं, तमाम बातें हो, पर बुलडोजर, एक चीज ये समझ में नहीं आता है कि ये अफसर लोग जो अफसरशाही है, इनको बुलडोजर का डर काहे नहीं है? एक एक करके बार बार पेपर लीक हो जाना, इनके अंदर डर काहे नहीं है इस बुलडोजर का? क्योंकि ये सरकार के संरक्षण में है, इनको पता है कि सरकार इनके साथ है और कुछ नहीं है। 10-10 पेपर लीक हो जाना, 8-8 पेपर लीक हो जाना, और सिर्फ एक तरीके के पेपर नहीं, सब तरीकों का पेपर। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे, यूपी टेट, उससे पहले दरोगा भर्ती, उससे पहले जेई वाला, उससे पहले कांस्टेबल वाला, अब एकेडमिक पेपर लीक हो रहे हैं। जाहिर है इस सरकार के ऊपर नकल तंत्र भारी पड़ा है, वो सभी परीक्षाओं का ट्रैक रिकॉर्ड कह रहा है। इस वजह से सरकार उन नकल तंत्रियों से दबी पड़ी है, सिंपल सा है। क्या लगता है, हम आप समाजवादी पार्टी से हैं और उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हुआ है, तो हम पूरी बात हम चाहते हैं कि थोड़ा सा बात हो इसी के इर्द गिर्द हो, क्योंकि स्थितियां जो सत्ता में है वो तो देखेंगे, जो इन्होंने नकल कराया है उन पर कार्रवाई होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर पत्रकार को ही उठा लिया गया है क्योंकि उसने छाप दिया था। कितना असर पड़ा मायावती, बीएसपी का न्यूट्रल होना इस चुनाव में, मायावती जी का प्रचार न करना, कितना असर किया समाजवादी पार्टी को 2022 के चुनाव में? देखिए, आदरणीय सुश्री मायावती जी हमारी लीडर हैं, और उनके संघर्ष में मैं कोई उनके मान सम्मान में मैं गुस्ताखी नहीं करूंगा। वो हमारे परम आदरणीय हैं, वो जो कह रही हैं वो कहें, हम उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रखेंगे। हम उनका सम्मान पहले भी करते थे, बतौर कार्यकर्ता, बतौर एक राजनीतिक कार्यकर्ता, लेकिन इस तंत्र, इस सरकार में, इस तंत्र में लड़ना हम सबको मिलके है, बात तभी बनेगी। ये सिर्फ मामला समाजवादी पार्टी तक का, बहुजन समाज पार्टी तक का, चाहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तक का नहीं है। ये मामला इस देश के अर्जित लोकतंत्र का है, और इस देश के अर्जित लोकतंत्र में अगर इस तरीके की चीजें होंगी, ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। तो क्या लगता है, एमएलसी का चुनाव है और इधर बीजेपी भी तैयारी कर रही है, इधर समाजवादी पार्टी भी तैयारी कर रही है, तो कितना असर पड़ेगा एमएलसी के चुनाव में? क्योंकि सत्ता पर, इसमें सत्ता में बीजेपी है, तो कितना संघर्ष करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को? देखिए, डॉक्टर काफिल के ऊपर एफआईआर होना, डॉक्टर मनोज कुमार यादव के घर के बाहर बुलडोजर खड़ा होना, और इन घटनाओं से 2 दिन पहले चले जाइए, हमारे पार्टी के एमएलसी रहे हैं आदरणीय श्री उदयवीर सिंह जी, उनके कपड़े, अब पुलिस खड़ी है, तमाशेबीन बनी। देखिए, पुलिस एक संवैधानिक संस्थान है, और किसी भी राज्य की पुलिस उस देश के, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए होती है, लॉ एंड ऑर्डर बना करके रखने के लिए होती है। लेकिन जब उसके सामने जिला पंचायत अध्यक्ष और के चुनाव में एक महिला के कपड़े फाड़े गए, और इस चुनाव में एक एमएलसी, एक पार्टी के नेता को पीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनके पर्चे खींच लिए गए, फाड़ दिए गए, और चुपचाप पुलिस देख रही है। आपको क्या लग रहा है, इसमें सरकार की सहानुभूति नहीं थी क्या? सरकार के इशारे पे नहीं हुआ। सरकार का सिर्फ सहानुभूति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये सरकार के कहने पर ही इस तरीके का हुआ है, और पुलिस के द्वारा लड़ रही है, डीएम के द्वारा लड़ रही है, अपने कामों पे चुनाव नहीं लड़ रही है बीजेपी। ये जो लोकतंत्र, अर्जित हमारा लोकतंत्र है, इस अर्जित लोकतंत्र की जो तकनीकी मजबूतियां हैं, उन मजबूतियों को खत्म करने का प्रयास है। पुलिसिंग खत्म हो जाएगी, हर व्यक्ति को नुकसान होगा, हर व्यक्ति को जब जरूरत पड़ेगी तो मौके पे पुलिस नहीं मिलेगी। डायल 100 को देख लो, कबाड़ कर दिया इन्होंने। तो इस तरीके की घटनाएं सामने हैं और लोग देख रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में लोक ही मुख्य होता है, और जब आप लोक के विपरीत जाएंगे तो जनता है, ये चुपचाप जवाब देती है, और जवाब देगी। जनता का गुस्सा हम भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, बातें हो रही हैं लोगों से, सबके सामने है। अभी तो जनता का नजर पूरी तरह से योगी बाबा के सरकार पे अभी संभाला है उन्होंने, और पूरी नजर ये है कि बुलडोजर किस पे चलेगा, तो जनता तो ये भी देख रही है। ये बुलडोजर
तंत्र जो है और जो बुलडोजर है, ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। इसलिए नहीं चलने वाला है कि पब्लिक देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है, और इसमें सिर्फ विपक्ष को कैसे दबा दिया जाए, विपक्ष की आवाज़ कैसे बंद कर दी जाए, उस तंत्र पे काम कर रहे हैं ये बुलडोजर। और जब लोकतंत्र में आप गलत परंपरा बना देते हैं तो परंपरा पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए नुकसानदायी होती है। मुख्यमंत्री जी, मुझे नहीं पता कितने पढ़े लिखे हैं, हम लोग तो विश्वविद्यालयों में जब थे, विश्वविद्यालयों से लेकर के अब तक हम सारे संविधान सभा की भाषणों को हम लोग पढ़ते हैं। संविधान किस लिए बनाया गया, संविधान का उद्देश्य क्या था, संविधान के कारण क्या क्या थे, कौन आर्टिकल कहाँ से लिया गया, उसके लक्ष्य क्या थे। अब एक बात बताइए, लोकतंत्र हमारा भारत है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों है। जो डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे यहाँ जो बहुसंख्यक जनता है उसके जनवादी अधिकारों की गारंटी देगा। लेकिन जब रिपब्लिकन की बात, अब ध्यान रखिए, बात रिपब्लिकन भी है और डेमोक्रेटिक भी है, लोकतांत्रिक भी है। और रिपब्लिकन का एस्पेक्ट ये है कि उस देश की जनता के जो अल्पसंख्यक है उसके जनवादी के अधिकारों को गारंटी देता है। क्या ये सरकार इन दोनों एस्पेक्ट को लेकर चल रही है? बिल्कुल नहीं चल रही है। विपक्ष को कैसे दबाया जाए, कैसे डराया जाए, कैसे जेल में डाला जाए, विपक्ष के नेताओं के, उनके खिलाफ FIR हो रहे हैं और उनको जेल में डाला जा रहा है। उनके घर के ऊपर बाहर JCB लगा दी जा रही है, उनके घर के वॉल तोड़ दिए जा रहे हैं। अब तक तो नहीं था वो इनवैलिड, गलत, अभी क्यों हो रहा है? और एक चीज जैसे निकल के आती है, आखिरकार वो जो अगर सरकारी जमीन पे कब्जा कर रहा था, जैसे कल बहुजन समाज पार्टी के एक नेता है, बहुत बड़ा मंजिला उन्होंने बना लिया है, फिनिशिंग का कार्य चल रहा था उनका, और उसके बाद वो तोड़ा गया। तो इस बीच का जो गैप था, वो 4 दिन में मंजिल नहीं बनी, वो मंजिल को बनने में 4 साल लगे होंगे, 6 साल लगे होंगे। उस बीच में अफसरशाही क्या कर रहा था? हमें तो लगता है ये पैसे लेकर के वो बिल्डिंग को खड़ा कराते हैं और जब कोई दिक्कत फंसती है तब फिर गिराया जाता है। तो गलती कहीं ना कहीं अफसरों में भी है, तो फिर उनको क्यों नहीं उठा के बंद किया जाता और उनके घर भी गिराए जाते हैं? देखिए, लोकतंत्र की एक स्थापित व्यवस्था होती है और स्थापित व्यवस्था में शासन और प्रशासन उसके मुख्य। तो जो भी अधिकारी इस तरीके का कर रहा है वो सरकार के संरक्षण पर ही कर रहा है। अधिकारी की हिम्मत नहीं है, वो जो भी गलत कर रहा है तो भी सरकार के इशारे पे ही कर रहा है। नहीं तो उस अधिकारी की क्या हिम्मत जो डॉक्टर मनोज कुमार यादव के घर के बाहर, जो हमारे MLC के प्रत्याशी हैं, बुलडोजर लेकर के खड़ा कर दे, उनको उनके ही घर में नजरबंद कर दे। ये सरकार की वो इशारे पे हो रहा है, सरकार के संरक्षण पे हो रहा है, सरकार के आदेश पे हो रहा है। इसमें सरकार सीधे इन्वॉल्व है, मुख्यमंत्री जी सीधे इन्वॉल्व है, उनके मंत्री जी सीधे इन्वॉल्व है, उनके चीफ सेक्रेटरी सीधे इन्वॉल्व है, इसलिए सारा कुछ हो रहा है। तो फिर क्या लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी के साथ अगर ऐसा होता रहा तो समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति होगी? अगर इनको आप जैसा आरोप लगा रहे हैं कि वो बार-बार लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी को दबाना चाहते हैं, आप लोगों का स्टैंड क्या है? क्योंकि आपके भी तो पार्टी है, नेता है, लोग हैं आपके पास भी, तो आप लोग बस क्या करते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस? मुझे तो नहीं लगता प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा और भी समाजवादी पार्टी कुछ ऐसा पैतरा करती है। सबसे ज्यादा आंदोलन करने का अगर ट्रैक रिकॉर्ड किसी पार्टी के उत्तर प्रदेश में या इस देश में है तो समाजवादी पार्टी के पास है। कैसे आपने कह दिया, चुनाव जीतने के बाद आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी ने 4 जिलों का दौरा किया है। कोई मुख्यमंत्री जी खुद बता दो, गोरखपुर से और लखनऊ जाने के अलावा कुछ किया हो तो बता दो। 4 जिलों का दौरा, क्या बात कर रहे हैं भाई? समीक्षा कर रहे थे, चुनाव कहाँ हार गए। पार्टी दफ्तर में होती है, जिलों के दफ्तर में होती है, कार्यकर्ताओं के घर पे नहीं होती है। माननीय श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे हैं, श्रीमान अखिलेश यादव जी, वो कार्यकर्ताओं के घर गए थे, पार्टी दफ्तर में नहीं गए थे। तो ये कह देना, आप एक बात बताओ, सब लोग चुनाव लड़ते हैं, अपने तरीके से लड़ते हैं, सबका अपना तरीका होता है। एक मुख्यमंत्री जी की कोई भाषण को आप बता दो जिसमें लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उस मूल्य दिखते हों, नहीं दिखते हों। और हम बातें करें आपसे, एक चीजें लोकतंत्र में बहुत खूबसूरत तो नहीं कही जा सकती है, मगर जो चीज निकल के सामने आई है कि बेबी रानी मौर्य जो राज्यपाल थी, उपराज्यपाल थी, और उनको विधायक का टिकट देकर विधायक बनाया गया है। ये कहाँ तक, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो ज्यादा अच्छा मुख्यमंत्री जी ही बता सकते हैं, उनका क्या फॉर्मूला है काम करने का। पेपर बार बार लीक हो जाते हैं,
जब तक इलेक्शन होते हैं तब तक दाम नहीं बढ़ते हैं, इलेक्शन बढ़ते ही हर रोज 1 रुपया, 80 पैसा, 70 पैसा, 75 पैसा, 84 पैसा डीजल का, पेट्रोल का। और एक चीज ध्यान रखिए, ये मामला सिर्फ डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने तक का नहीं है, ये मामला है व्यक्ति के दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीजों का। जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो यातायात महंगा होगा, यातायात महंगा होगा तो दैनिक उपयोग की वस्तुएं महंगी होगी और गरीब मरे जा रहा है। कहाँ मरे जा रहा है? ये समाजवादी पार्टी के लोग मार रहे हैं गरीब को। समाजवादी पार्टी सरकार सत्ता में थोड़ी है। नहीं, ये लोग बस भड़काते हैं कि मरे जा रहा, मरे जा रहा। अगर वो मर रहा था, अगर उसको महंगाई लग रही थी तो फिर उसने चुनाव कैसे किया बीजेपी का? बीजेपी का तो कहना है, समाजवादी पार्टी के लोग घूम घूम के कहते हैं कि बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। महंगाई है नहीं, जनता खुशहाल। अगर महंगाई होती तो सड़क पे आती जनता, कहती अपनी बात को रखती। अगर सिलेंडर महंगा है, आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी रोज उठा के कहती है कि 1000 का सिलेंडर हो गया, 1000। हमने किसी आम आदमी को तो नहीं देखा वो सिलेंडर लेके कहती है 1000 का हो गया, 1000 का हो गया। आप किसी भी सिलेंडर वाले से जाके पूछ लो कि जब 500 रुपए का सिलेंडर था तब ज्यादा खुश थे या 1100 रुपए का हो गया तब खुश हो, वो खुद आपको जवाब उसी दिन दे देगा। और आपको नहीं लगता कि 500 और 1000 रुपए के बीच में गैप कितना है? तो वो कह रहे हैं भैया कि 500 रुपए का सिलेंडर था, 1000 का मिल रहा है, तो हमको राशन भी तो 25 किलो मिल रहा है हर महीने, 50 किलो। उनको 5 किलो राशन मिल रहा है। ये राशन समाजवादी पार्टी, यही राशन जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये लोग खा जाते थे। ये राशन एक FIR बता दो, इस सरकार ने FIR क्यों नहीं करवाया? किस पे? जो भी हमारे कोटेदार रहे हों, चाहे जिले कोटेदार अब बांट रहे हैं ना सबके, जिसका जो हक है उसको दे रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता क्या करते थे, मंत्री क्या करते थे कि राशन बेच के खा जाते थे। मैं कह रहा हूं कि जिस मंत्री जिस नेता ने खाया उसके खिलाफ बीजेपी ने क्यों नहीं FIR करवाया? अब जब वो करवा रहे हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं, तो आपके नेता कहते हैं कि बुलडोजर चलवा दिए, बुलडोजर चलवा दिए। ये FIR की बात कर रहा हूं मैं। बुलडोजर तो उनके ऊपर चल रहा है जो हमारे प्रत्याशी हैं। बताइए कि डॉक्टर मनोज कुमार यादव के खिलाफ कितने FIR हैं, कितने का उन्होंने घरों का अनाज खाया है? देखिए, सत्ता में जब आप भी थे तो आपने कुछ किया होगा। आपने ये कहा है ना, आपने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमारे नेता खा जाते थे या हमारे कार्यकर्ता खा जाते थे या अधिकारी खा जाता था। तो कितने अधिकारियों के खिलाफ बीजेपी ने FIR करवाया? और इतने अब तक जितनी भी कार्रवाई हुई है उसकी बीजेपी सूची जारी करे कि इतने लोग हैं जो गरीबों का राशन खाए, जिसकी वजह से उनके घर के ऊपर बुलडोजर चला। ये गलत आरोप आप लगा रहे हैं, ये आपका आरोप निराधार है, मैं इसको सिरे से नकार रहा हूं। एक FIR नहीं है इस सरकार के पास। और ये उन लोग, अब बताइए, आदरणीय श्रीमान अखिलेश यादव जी के ऊपर FIR हुआ। FIR इसलिए हुआ कि वो किसानों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने FIR कर दिया। आज तक श्रीमान अखिलेश यादव के ऊपर गलत तरीके से गाड़ी पार्क करने का FIR नहीं है। समाजवादियों पे FIR होते हैं, हम FIR से नहीं डरते, हम लाठी से नहीं डरते। समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड रहा है कि सबसे ज्यादा आंदोलन करने का, और आज भी सड़क हमारे लिए है। और जब जब मौका आया है समाजवादियों ने सड़कों को भर के दिखाया है, और सरकार इसीलिए डरती है। आप बताइए, EVM की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी थी? सरकार की थी, पुलिस की थी। समाजवादियों को सड़क पे क्यों आना पड़ा? देश की लोकतांत्रिक स्थापित जो व्यवस्था है, जो स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें एक व्यवस्था के अनुरूप पुलिस की एक जिम्मेदारी होती है, DM की एक जिम्मेदारी होती है, SP की एक जिम्मेदारी होती है, ADM की एक जिम्मेदारी होती है, SDM की एक जिम्मेदारी होती है। जिसकी सरकार होती है, जिसकी सरकार रहती है उसको यूज करता है। आपकी सरकार थी, आप यूज किया, इनकी सरकार है वो यूज कर रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से 2017। सिंगल हमको आप रिकॉर्ड बता दीजिए कि EVM इस तरीके से सड़कों को घूमती मिली हो। सिंगल आप बताइए, सिंगल अधिकारी बता दीजिए जो उस दौरान बीजेपी के नेता को समाजवादी पार्टी की वजह से EVM खतरे में आई हो। सिंगल मामला आप बताइए हमको। मैं आपको 10 मामले गिनाता हूं। रायबरेली में हुआ, बनारस में हुआ, मिर्जापुर में हुआ, गोरखपुर में हुआ। मैं 10 गिना रहा हूं आपको, आप गिनाइए एक। आपके पास रिकॉर्ड नहीं है। वो तो कहते हैं कि जनता जब नकार देती है तो समाजवादी पार्टी के लोग EVM पे फोड़ देते हैं। इसीलिए कश्मीर फाइल की जरूरत आ गई। आपकी सरकार 5 साल पहले भी रही है, 8 साल से अभी केंद्र में हैं आप, विभिन्न राज्यों में आपकी सरकारें हैं, फिर भी कश्मीर फाइल की जरूरत क्यों पड़ी? ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें, ये विक्टिम कार्ड है। आप एक बात बताइए, उसी कश्मीर में 3000 एकड़ जमीन किसी भी इंडस्ट्री को देना उपलब्ध हो जाती है, लेकिन 200 एकड़ उसी कश्मीरी पंडितों के लिए क्यों नहीं मिलती? उसी कश्मीर ब्राह्मणों के लिए क्यों नहीं होता? आप बताइए। अगर कश्मीर फाइल दिखाना है, कश्मीर में जो भी हुआ वो गलत हुआ, तो गलत तो हमारे यहाँ हर बहुत ऐसे समाज को हुआ है। SC ST का शोषण हुआ है हमारे देश में।
रहा है, वो 8-8 साल से 7-7 साल से वो पढ़ाई कर रहे हैं, उन पे भी तो ऐसे क्यों नहीं बनाई जा रही है और उस पर प्रधानमंत्री चिंता जाहिर क्यों नहीं करते? क्या लगता है आपको? उससे प्रधानमंत्री जी को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है और उससे बीजेपी को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ यही कारण है, अगर इलाहाबाद के विद्यार्थियों के ऊपर फिल्म बनाने से बीजेपी को लाभ मिलता, देखिए हमारी एक स्थापित व्यवस्था को समझना पड़ेगा हम लोगों को, और जो स्थापित व्यवस्था के अनुरूप चुनाव राजनीतिक दल लड़ते हैं और उसके बाद उन दलों का एक नेता चुना जाता है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदन के नेता आदरणीय श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, उसी तरीके से हमारे देश की स्थापित व्यवस्था में भारत में पार्लियामेंट के नेता सदन आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन वो चुनाव तो बीजेपी के माध्यम से लड़के आए और बीजेपी का एजेंडा कभी छात्र रहा ही नहीं, कभी किसान रहा ही नहीं, कभी नौजवान रहा ही नहीं। इनका जो रहा है वो कम्युनल रहा है और कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, जब 85 सांसदों के साथ आप उसी सरकार के समर्थन में, आपने समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? उस दौरान जो आपके पार्टी के नेता थे वो क्या कर रहे थे? वो आज भी पार्टी में, राजनाथ सिंह जी कहाँ हैं? आज भी सत्ता में हैं। उस पर उनको जवाब देना चाहिए। इस तरीके के बतेरे उदाहरण है, उससे बीजेपी को लाभ नहीं मिलने वाला है। बीजेपी के एजेंडे में कभी किसान नहीं था, कभी नौजवान नहीं था, कभी 69,000 वैकेंसी वाले जो ये शिक्षक थे नहीं थे, शिक्षा मित्र नहीं थे, आशा बहनें नहीं थी। इनका मामला है सिर्फ और सिर्फ सत्ता, और सत्ता के लिए चाहे ईवीएम को लूटना पड़े, का विपक्षी दल के लोगों के ऊपर एफआईआर करना पड़े, उनके घर तोड़ना पड़े, इनको लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों से कोई मतलब नहीं है। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से आरोप लगा है बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है? कार्यकलाप तो वही बताते हैं, कार्य तो उसी दिशा में जा रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये लोग? तो फिर उनके समझ बीजेपी में जो बैठे हुए एससी एसटी और ओबीसी के नेता हैं वो फिर क्यों नहीं बोलते? अगर उनके हक और अधिकार की बात नहीं करती है बीजेपी, तो फिर उसमें क्या कर रहे हैं वो अगर बोलेंगे, मुंह खोलेंगे तो उनको सजा भुगतनी पड़ेगी, और लोगों को भुगतनी पड़ी है। सावित्रीबाई फुले जो पूर्व सांसद थी, उनका आप हसर देख लीजिए। बतेरे उदाहरण है, बतेरे उदाहरण है, कोई एक नहीं है। आप समाजवादी पार्टी का एक तो दिक्कत है कि जीते हुए को मीटिंग में नहीं बुलाते हैं, वो हारे हुए को मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये भी तो बीजेपी का बहुत बढ़िया रणनीति है। हाँ, ये बहुत सही आपने प्रश्न पूछा। उप मुख्यमंत्री तो आपने दे दिया, पोर्टफोलियो भी देख लो। जिस आप ये देखिए, बीजेपी मुख्यमंत्री वो अपने मुख्यमंत्री को पोर्टफोलियो में कुछ भी दे, उनको मंत्रालय न दे, बस मुख्यमंत्री का टैग दे दे, तो इसमें समाजवादी पार्टी को पेट में कहाँ दर्द है? दर्द इसलिए है कि समाजवादी हकों की बात करते हैं। मुख्यमंत्री का एक ओहदा होता है और उस ओहदे और सम्मान के साथ आपने उप मुख्यमंत्री तो कोई संवैधानिक पद तो है नहीं। उप मुख्यमंत्री संवैधानिक, किसने कह दिया संवैधानिक पद नहीं है? किसने आपसे बता दिया? इस देश के निर्मित संविधान के अधीन वो व्यवस्था है। मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री सरकार का सबसे ताकतवर आदमी होता है। आपने क्या दे दिया? लो भाई राशन बांटो। आप बताइए कितना फंड उसमें आता है, आप बता दीजिए। आप सिर्फ ओबीसी राजनीति में आप सेवा करने आ रहे हैं, तो सेवा करने के लिए कोई भी विभाग दिया जा सकता है आपको। सेवा करिए ना आप जनता की। विभाग की नहीं है बात, यह है कि केशव प्रसाद मौर्य एक ओबीसी समाज से आते हैं, स्वतंत्र देव सिंह पटेल ओबीसी समाज से आते हैं। पहली बार जब बीजेपी सत्ता में आई तो केशव प्रसाद मौर्य जी उस दौरान उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, ये मत भूलिए आप। उसके बाद वो सत्ता में रहे, अपना खुद का चुनाव हार गए, और चुनाव हारने के बाद उनको पोर्टफोलियो देख लो आपने क्या दे दिया। ये मुख्यमंत्री, देखिए इस देश की स्थापित व्यवस्था में कुछ परंपराएं रही हैं जो बड़ी खूबसूरत रही हैं। जैसे अभी हमारे विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उस विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में निर्विरोध समाजवादी पार्टी ने भी उनका समर्थन किया, माना साहब का, जो हमारे अध्यक्ष हैं। हमें चाहिए विरोध करना, लेकिन हमने उन मूल्यों का, उन परंपराओं का ध्यान रखा है। हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने, हमारे कार्यकर्ता ने, सबने ध्यान रखा है। और बावजूद इसके आप केशव प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे हैं। आप देख लो डिप्टी सीएम साहब के क्या हालात है, क्या हालात है। उनको तो उप मुख्यमंत्री बना दिया, जो हारे हुए को मुख्यमंत्री बना दिया। अब जीते हुए चाचा को मीटिंग में नहीं बुला रहे हैं। तो फिर केशव प्रसाद मौर्य, अरे उनका शर्मा जी ने क्या गलती कर रखी थी भाई, वो भी पूछ लेना। एक ब्राह्मण आपसे बर्दाश्त नहीं होता। आप देखो, फिर उनकी जगह पे ब्राह्मण को तो दिया, पाठक जी को बनाया तो ब्राह्मण। फिर वो इस चीज को तोड़ते भी तो हैं। बीजेपी की बात करो तो परिवारवाद को और चली हुई परंपरा को तोड़ के अलग करते हैं। ये समाजवादी पार्टी में है कि बाप बेटा नाती पोता, ये तो समाजवादी पार्टी पे आरोप लगता रहा है। ये पार्टी पे इसलिए आरोप लगता रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी परिश्रम वाली पार्टी है, संघर्ष वाली पार्टी है।
आदरणीय नेताजी के संघर्ष को इतिहास ऑब्जर्व करेगा। हमें क्या लगता है बीजेपी के जो नेता है वो संघर्ष नहीं करते हैं? सुन लीजिए, कितने आंदोलन किए बीजेपी के लोगों ने, कर तो रहे हैं कश्मीर फाइल के लिए आंदोलन। इसी तरीके के आंदोलन हमारे, जब लोग सड़कों पे मर रहे थे कोविड पीरियड में। और रही बात परिवारवाद की, मैं 10 आपको नाम गिना दे रहा हूं। कोविड में बिल्कुल लोग मर रहे थे। सुन लीजिए, आदरणीय राजनाथ जी के पुत्र हैं, विधायक हैं। आदरणीय कल्याण सिंह के परिवार के लोग हैं। सुन लीजिए, आदरणीय रमन सिंह जी के परिवार के लोग हैं। ठीक है, ऐसे 10 नाम मैं आपको गिना रहा हूं। परिवारवाद वहां नहीं है। सिर्फ इनको विपक्ष का परिवारवाद इसलिए दिखता है कि ये लड़ने वाले लोग हैं, इनका मुखालफ करते हैं, लोगों की बात करते हैं। सड़क बता दीजिए कितनी सड़कों पर इन्होंने हरक्यूलिस विमान उतारा हो। तो जो बुनियादी ढांचा है उत्तर प्रदेश का, वो बर्बाद कर दिया गया। पुलिसिंग बर्बाद कर दी गई, स्वास्थ्य सेवाएं बर्बाद कर दी गई, कर्मचारियों को बर्बाद किया जा रहा है, अर्जित लोकतंत्र को बर्बाद किया जा रहा है, हमारे अभ्यर्थियों का पेपर लीक करवाया जा रहा है। एक अच्छे काम गिनवाने के पास इनके पास नहीं है, तो ये प्रोपेगेंडा करते हैं। कल कश्मीर फाइल बनवा दिए। बताइए, इतने किसान मारे गए लखीमपुर खीरी में, उस पर कोई फिल्म क्यों नहीं बनती? और एक चीज हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, इतिहास और मनोरंजन उद्योग के बीच में अंतर करना पड़ेगा। फिल्म मनोरंजन उद्योग का हिस्सा है, उस मनोरंजन उद्योग को मनोरंजन उद्योग ही रहने दिया जाए, एकेडमिक ना बनाया जाए। ये विश्वविद्यालय नहीं है, ये स्कूल नहीं है, स्कूल का सिलेबस नहीं है, वो एक फिल्म है। और वो एक फिल्म मनोरंजन के लिए बनाई जाती है और उसी का हिस्सा है वो। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी पूरा का पूरा, उनका कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट की बात कर रहा हूं, कई राज्यों की सरकारें, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष ये कहने लगते हैं कि टैक्स फ्री करो। और दिल्ली में आपको ताज्जुब होगा, बीजेपी के नेताओं के कोई ऐसा चट्टी चौराहा नहीं दिखेगा जहां कश्मीर फाइल को लेकर के पोस्टर न लगे। तो अरविंद केजरीवाल ने तो कहा ना दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कि जो इतना ही कश्मीरियों की चिंता है, जो कश्मीर फाइल से कमाई हो रही है वो कश्मीर में लगाया जाए और जो फिल्म है उसको यूट्यूब पे डाल दिया जाए, हर जनता देख ले, हर घर में बैठे लोग देख ले कि उस समय क्या हुआ था। इस पे अग्निहोत्री जी बहुत चुप है।